संतोष भारती शो में आपका स्वागत है। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि खुश होने वाली खबरें हैं जिनमें से एक आप जानते हैं, एक के ऊपर आपका ध्यान नहीं गया, और जो जानते हैं उसके भी डिटेल शायद जानने की आपको इच्छा हो तो टेलीविजन चैनल पर आपको बताएंगे। पहली खबर ये कि मुंबई हाई कोर्ट ने कल एक टिप्पणी, उसकी टिप्पणी थी कि अगर ईडी, सीबीआई और न्यायपालिका, ध्यान दीजिए बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी, अगर सीबीआई, ईडी और न्यायपालिका ईमानदारी से काम नहीं करते और लोगों को ये विश्वास नहीं दिला रहे हैं कि वो न्यायपूर्ण रास्ते पर है, मुंबई हाई कोर्ट के न्यायाधीशों ने एक स्वर से कहा कि अगर ये नहीं होता है, लोगों को विश्वास नहीं होता है कि ईडी, सीबीआई और न्यायपालिका सही ढंग से काम कर रहे हैं, ये नहीं बताते हैं कि वो सही हैं, तो फिर लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में है, ये शब्द पहली बार न्यायपालिका के मुंह से नहीं सुना गया, लेकिन पिछले 5 साल में ये शब्द न्यायपालिका के मुंह से नहीं निकला था। पहली बार जब सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने, जिसमें रंजन गोगोई भी थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने कहा था कि इस देश का लोकतंत्र खतरे में है क्योंकि न्याय व्यवस्था खतरे में। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने कहा था, पर उसके ऊपर न राजनीतिक दलों ने ध्यान दिया, न सरकार ने ध्यान दिया, न खुद जजों ने ध्यान दिया। कल फिर बंबई हाई कोर्ट ने इस बात को दोबारा दोहराया। मैं देख रहा था कि देश के टेलीविजन चैनलों को इस बात को बार बार कहना चाहिए था, इसके ऊपर बहस करनी चाहिए थी, बात करनी चाहिए थी, किसी ने नहीं की। क्यों? क्योंकि शायद लोकतंत्र के प्रति विश्वास, लोकतंत्र बना रहे, इसमें बहुतों की रुचि नहीं, सरकार की भी। खांसी मुझे क्यों आ रही है पता नहीं, लेकिन आ रही। बहरहाल, वो जो सरकार का लोकतंत्र के प्रति उसकी घटती रुचि देख करके टेलीविजन चैनलों की और समाचार जगत की भी घटती हुई रुचि लोकतंत्र में दिखाई दे रही है। पर हाँ, बंबई हाई कोर्ट ने अपनी इस टिप्पणी में देश के सामने एक बड़ा खतरा खड़ा कर दिया, और इस करके मैं देश की जनता से कहता हूं, मीडिया जिंदगी नहीं है। टेलीविजन चैनल आपके ऊपर शासन, आपके दिमाग के ऊपर शासन नहीं कर सकते। आपके दिमाग के ऊपर लोकतंत्र का शासन होना चाहिए, आपके दिमाग के ऊपर इस जनता के दुख और तकलीफों का शासन होना चाहिए, उनसे लड़ने वाले लोगों का समर्थन होना चाहिए, और लोकतंत्र के लिए सच आदर होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत खुशी की खबर है कि कम से कम इस व्यवस्था के एक बड़े अंग ने ये बताया कि लोकतंत्र खतरे में है। और इसका मतलब क्या है कि न ईडी निष्पक्षता से काम कर रहा है, न सीबीआई निष्पक्षता से काम कर रही है, और शायद न्यायालय भी निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा है। मैं तो इसका यही मतलब समझती हूँ कि ये 3 नाम बंबई हाई कोर्ट ने लिए। मुझे नहीं पता मैं आपको कितना समझा पा रहा हूं, लेकिन मेरी समझ में ये आया कि जिन 3 मुख्य अंगों का जिक्र बंबई न्यायालय ने किया, उच्च न्यायालय ने, उसमें सीबीआई का, ईडी का, और तीसरा न्याय व्यवस्था का। हम सब न्याय व्यवस्था से रोज हमारा पाला पड़ता है। सीबीआई को तो सुप्रीम कोर्ट भी एक बार कह चुका है, ये सरकार का तोता है, पिंजरे में बंद सरकार का तोता है। और ईडी हमें दिखाई देता है कि कहां पर उसका रोल है, कहां नहीं है, और वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। इस देश में दोबारा फेक करेंसी पैदा हो गई, ईडी का काम था, ईडी नहीं रोक पाया।
जाली नोट फिर से चलने लगे, ईडी नहीं रोक पाया। लेकिन हाँ, बंबई हाई कोर्ट की टिप्पणी चिंता जरूर पैदा करती है और न्यायपालिका में आस्था भी पैदा करती है कि अभी भी कुछ लोग हैं जो सवालों को उसके सही संदर्भ में समझते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल जो बहुत खुशी की चीज, कल से मैं देख रहा हूं और कल भी मैंने इसका जिक्र किया था, आज भी दिन में जिक्र किया, पुनः जिक्र करना चाहूंगा। देश की हर सड़क से किसानों के ट्रैक्टर न खत्म होने वाली लाइन में शालीनता के साथ, डिसिप्लिन के साथ बाएं चलते हुए चले आ रहे हैं। लोग बैठे हैं, औरतें बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं और ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। क्योंकि आज राकेश टिकैत ने कहा कि हमने तो गांव में खबर कर दी, भैया दिल्ली हम पे संभल नहीं रही, दिल्ली हमारी बात सुन नहीं रही है किसान खेती के तीनों कानूनों को लेकर के। आ जाओ, लोग चल पड़े। उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, गुजरात से लोग चल पड़े। जिसके पास जो साधना है, तमिलनाडु से चल पड़े लोग। लेकिन इस खबर को दबाने की कोशिश हो रही है कि लोगों को ये पता चले कोई नहीं आ रहा है। लेकिन दिल्ली में ट्रैक्टर आ रहे हैं क्योंकि किसानों की योजना है कि हम कम से कम लाख ट्रैक्टर्स की परेड 26 जनवरी के दिन करें। 1 लाख ट्रैक्टर का मतलब जानते हैं? कम से कम 60 किलोमीटर लंबी लाइन। और अगर कहीं 2 लाख ट्रैक्टर हो गए तो 100 किलोमीटर लंबी लाइन। कहीं ऐसा ना हो पूरी आउटर रिंग रोड सिर्फ ट्रैक्टरों से घिरी दिखाई दे। लेकिन किसानों ने एक बात साफ की, हम दिल्ली में नहीं रुकेंगे। जहां से हम अपना जुलूस शुरू करेंगे वहीं हम आके उसे खत्म करेंगे। किसान एक चीज और कह रहे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ चीजों को लेकर के। आज एक पत्रकार ने किसान नेताओं से पूछा कि आप बताइए तो इन तीनों कानूनों में गड़बड़ क्या है। उन्होंने कहा गड़बड़ तो ये है कि ये कानून किसान के हित में नहीं है। उसने कहा स्पेसिफिक बताइए। उसने कहा सबसे बड़ी चीज, आपने जो होर्डिंग की पहले सीमा थी कि इससे ज्यादा कोई अनाज नहीं इकट्ठा कर सकता, आपने वो होर्डिंग की सीमा इन कानूनों में खत्म कर दी। इसका मतलब है कि कोई भी व्यापारी कितने भी पैसे लगा करके कितना भी ज्यादा अनाज किसी बड़े गोडाउन में स्टोर कर सकता है और जब स्कैर्सिटी हो जाए, यानी कमी हो जाए, लोग तरसने लगे तो उसे वो बाहर निकाले और मनमाने दामों पे बेचे, यानी ब्लैक करे। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ। ये समझ किसानों को है, सरकार को नहीं है। कि सरकार ने इस धारा को संशोधित करके कि कोई कितनी भी अनाज का संग्रह कर सकता है, आपने दुनिया भर के ब्लैक मार्केटियर्स को, हिंदुस्तान को भूख से मार डालने की का लाइसेंस दे दिया। किसान समझ रहा है, बुद्धिजीवी नहीं समझ रहे हैं। किसान समझ रहा है, टेलीविजन नहीं समझ रहा है। किसान समझ रहा है, अखबार नहीं समझ रहे हैं। और सारे टेलीविजन चैनल इस समय किसान नेताओं को समझाने में लगे हैं और देश को ये संदेश दे रहे हैं कि ये तो कुछ देश विरोधी काम कर रहे हैं जो इन कानूनों की क्रांतिकारिता, इन कानूनों में निहित परिवर्तन का संदेश नहीं समझ पा रहे हैं। किसान कह रहे हैं आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप इस देश को होर्डर्स के हवाले, जमाखोरों के हवाले, पूंजीपतियों के हवाले कर रहे हैं। और उदाहरण देते हैं कि ये हटने से पहले, संशोधन आने से पहले कैसे देश के एक बड़े व्यापारी ने हजारों गोडाउन बना दिए, बड़े बड़े हर प्रदेश में बना दिए, साइलोस बना दिए जिसमें बड़े बड़े लोहे के पाइप लगते हैं, शीत ताप नियंत्रित होते हैं, उसमें अनाज भरा जाता है। कैसे उसने बना दिए अगर उसको इस फैसले की जानकारी नहीं थी? कैसे दूसरा पूंजीपति देश के खुदरा बाजार के ऊपर, जहां खुदरा अन्न बिकता है, दाल, चावल, तिलहन, तेल, ये सब बिकते हैं, उसको कैसे उसने कब्जा करने की कोशिश की? एक बड़ी व्यापारिक चेन उसने खरीद ली अनाप शनाप पैसे देकर के। क्यों? शायद इसलिए कि इस देश को अन्न के रूप में
ब्लैकमेल करने की ताकत देश के पूंजीपतियों के पास आ जाए। गांधी जी ने लड़ाई लड़ी थी कि हमारे यहाँ का कपड़ा, हमारे यहाँ का कच्चा माल इंग्लैंड जाता है और वहां से वो पक्का बन के आता है और कितना महंगा बिकता है। लंका शहर में कितना महंगा बिकता, उन्होंने उसके खिलाफ आंदोलन किया और एक दूसरा रास्ता देश को दिया कि आप खादी पहनिए, अपने देश की बनी हुई चीजें पहनिए, विदेशी सामान की होली जलाइए। मोहनदास करमचंद गांधी ने ये आंदोलन देश में चलाया था। हमारी सरकार पुनः पूंजीपतियों के हाथ में और इन देशी पूंजीपतियों के पीछे जो विदेशी पूंजीपति हैं उनके हाथ में देश के किसानों का, देश की उपज का सारा भाग्य दे दिया। किसान ये भी कह रहा है कि जिस तरह की आपने कॉन्ट्रैक्ट खेती की बात की है वो एक दिन के लिए बहुत अच्छा है, देखने में लगता है कि हमको इतना पैसा मिल जाएगा, लेकिन 10 साल तो बहुत लंबी चीज है। 5 साल में हमारी खेती कॉर्पोरेट के हाथ में चली जाएगी, हमारे हाथ से निकल जाएगी। आप कहते हैं उसमें बेचने का प्रावधान नहीं है। आज एक पत्रकार बता रहे थे, देश के बड़े पत्रकार, कि झारखंड में तो आदिवासी हैं, उनकी जमीन को खरीदने, बेचने, लेने के ऊपर कानूनन रोक है, लेकिन उनकी सारी जमीन आदिवासियों की बड़े बड़े पैसे वालों के पास है। उन्होंने एग्रीमेंट किया है, उनका सब कुछ लिखवा लिया है कि इतना पैसा तुमको दे रहे हैं, तुम नहीं दोगे तब तक ये जमीन हमारे कब्जे में रहेगी, जो पुराना साहूकारी का नियम था। एसएन विनोद साहब ये बता रहे थे आज कि ये पूरे झारखंड में। तो फिर किसान अगर इस खतरे को समझ रहा है तो आप कह रहे हैं कि किसान बेवकूफ है, किसान समझ नहीं रहा है। और किसान के खिलाफ ऐसा लगता है जैसे मीडिया ने युद्ध छेड़ दिया। सबसे बड़ा उदाहरण, कल किसानों ने एक व्यक्ति को पकड़ा जो हथियार लिए हुए उनके बीच में पहुंचा था, जिसे उन्होंने पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस तीनों के अधिकारियों को बुला के सौंपा, जिसने ये कबूल किया कि हमें भेजा गया है कि हम इतने किसान नेताओं को, 4 किसान नेताओं को जो पंजाब के बड़े नेता हैं, उन्हें गोली मार दी जाए और जब 26 तारीख को ट्रैक्टर का जुलूस निकले तो हम फायरिंग करें जिससे भगदड़ मच जाए और पुलिस को इंटरफेयर का मौका मिल जाए। किसने भेजा? किसानों ने उससे कहा कि तुम पुलिस को बताओ जा करके, उसका चेहरा ढांक के रखा ताकि अगर वो सही है या मानसिक विक्षिप्त है तो कहीं लोग उसे मार न दें उसका चेहरा पहचान करके। ये किसानों ने किया, लेकिन हुआ क्या, पुलिस के पास हो गया, पुलिस ने एक वीडियो जारी किया कि वो कह रहा है कि हमसे तो किसानों ने मारपीट कर और शराब पिला करके ये बयान दिलवा दिया। किसानों ने बयान दिलवा दिया तो किसान हंस रहे हैं, कह रहे हैं आपका, आज एक पत्रकार से कहा उन्होंने, आपका कभी थाने से साबका नहीं पड़ा। थाने में आदमी 7 पुश्तों से जितने कत्ल हो रहे हैं वो सब उनके सर पे डाल देते हैं और उसको कहना पड़ता है। और ये व्यक्ति जिसने खुद पुलिस के लोगों का नाम लिया, टेलीविजन चैनल सवेरे से चिल्ला रहे हैं हमने पड़ताल की, इस नाम का कोई आदमी पुलिस में या उस थाने में नहीं। टेलीविजन चैनल कह रहे हैं। उसने अपनी सफाई बाद में दी। टेलीविजन चैनल जो सरकार के पिट्ठू माने जाते हैं, उन टेलीविजन चैनल्स ने सवेरे से ये कहानी शुरू कर दी उसके बचाव में, जो किसानों के बीच में हंगामा पैदा करने के लिए किसी एजेंसी के द्वारा भेजा गया था। वो कह रहा है कि पहले उसने कहा मेरे साथ 10 लोग थे, लेकिन उसने पुलिस को बयान ये दे दिया कि मेरे साथ एक और आदमी था जो किसानों के कब्जे में, यानी उसने ये माना कि वो 2 लोग थे, वो कहीं से किसान नहीं है। वो वहां क्यों गया, किस उद्देश्य से गया, नहीं पता, लेकिन टेलीविजन चैनल से बचाने में जी जान लगाए हुए। और किसान शांतिपूर्वक, धैर्य के साथ कह रहे हैं हम 26 तारीख को दिल्ली में जाएंगे। और अभी थोड़ी देर पहले खबर आई, शायद आपके पास पहुंच गई हो अगर आप टेलीविजन देख रहे हैं तो, कि किसानों को पुलिस ने रास्ता दे दिया है। अब कौन कौन सी सड़क से कैसे वो जाएंगे आउटर रिंग रोड से ही, लेकिन चारों तरफ से किसान आ रहे हैं, दिल्ली के जो 4 बॉर्डर है उनसे आ रहे हैं। वो लोग कहां कहां कैसे मिलेंगे, इस रास्ते का फैसला शायद हो गया होगा या आधे घंटे 1 घंटे में होने वाला है। पर पुलिस ने सब
सबसे बड़ी बुद्धिमानी दिखाई कि किसानों से कहा आप अपना जुलूस निकालिए, शांतिपूर्वक जुलूस निकालिए। जब किसानों से पूछा गया कि इसकी क्या गारंटी है कि वो शांतिपूर्वक रहे, उन्होंने कि हम इतने दिनों से कोई हल्ला कर रहे थे, दंगा कर रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, नहीं, हम तो बात कर रहे थे और अपनी अपनी जगह रखे हुए थे। और फिर अगर कुछ ऐसा होता है तो पुलिस की जिम्मेदारी है, एलआईयू की जिम्मेदारी है, इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी है, पता लगाए कि हमारे बीच में कौन कौन घुस रहा है। अगर आपको लगता है हम सब हिंसा फैलाने वाले या शांति फैलाने वाले हैं, हमें ले चलो, आपके पास तो सेना भी है, पुलिस भी है, हमारे पास तो एक डंडा भी नहीं है, हमारे पास तो हल है हमारा, वो भी हमारे गांव में है। ये किसानों का कहना है। किसानों की इस बात का मर्म समझिए, उसका दर्द समझिए कि हमारी सरकार जिसे हमने अपने वोट से बनाया, इतने ज्यादा वोट दिए कि सरकार कहती है कि हम सर्वशक्तिशाली, हम शायद दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत रखते हैं क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा बहुमत, जो बहुमत राजीव गांधी के पास शायद था एक पार्टी के नाते, पर सरकार कह रही कि उसके पास किसी के पास बहुमत नहीं है, हम इस समय सर्वशक्तिशाली हैं। ये किसान उसी सरकार से कह रहे हैं कि ये बहुमत आपके पास हमारे वोटों से आया, हमारी बात तो सुन लीजिए, और नहीं सुनना चाहते हैं तो हम बैठे हैं, आप 1 महीने के बाद सुनेंगे, हम 1 महीने के बाद आपके पास आएंगे, आप 3 महीने के बाद सुनेंगे, हम 3 महीने के बाद आपके पास आएंगे। किसान इतने शांत और बैलेंस दिमाग से अपना आंदोलन चला रहे हैं कि दुनिया के लोगों को देख करके रश्क होता है, आश्चर्य होता है, अचंभा होता है। क्या भारत के किसान हैं जो गांधी के आंदोलन पे भरोसा करते हैं। कभी अमेरिका में एक शख्स हुए थे, उनका नाम था मार्टिन लूथर किंग। अमेरिका में कालों का आंदोलन चला था और मार्टिन लूथर किंग का आंदोलन महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर था। उन्होंने तो घोषणा की थी कि हम गांधी के सिद्धांत के ऊपर अमेरिका में कालों के साथ जो अन्याय होता है सत्ता के द्वारा, हम उसके खिलाफ जो कर रहे हैं वो गांधी के आदर्शों पे चल के कह रहे हैं। पढ़े लिखे थे डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, अमेरिका में हमसे तो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने पढ़कर के गांधी का महत्व समझा था। पर इन किसान ने तो खेतों में हल चलाते हुए गांधी का मतलब समझ लिया। अहिंसक आंदोलन, शुद्ध अहिंसक आंदोलन। और आप जानते हैं सैकड़ों की संख्या में औरतें ट्रैक्टर चलाते हुए दिल्ली पहुंच रही हैं, सैकड़ों की संख्या में। इस बीच में उन्होंने, अब जब उनके पति दिल्ली में थे किसान, उन्होंने खेत का काम खुद संभाल लिया, उनके बच्चों ने संभाल लिया, छोटे छोटे बच्चे, और महिलाओं ने पूरा खेत बोया, उसकी देखभाल की, पानी दिया। इस जाड़े में महिलाओं ने किया और अब वो ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की तरफ आ रही। ऐसा लग रहा है कि जैसे अहिल्याबाई होलकर, झांसी की रानी, रजिया सुल्तान जैसे बड़े बड़े नाम इन महिलाओं के आत्मा में पहुंच गए हैं और वो दिल्ली की तरफ चल पड़े हैं। वो हथियार नहीं उठाएंगे। उसमें मैंने एक 70 साल की महिला को ट्रैक्टर चलाते देखा और एक 20 साल की लड़की को ट्रैक्टर चलाते देखा। देख करके माथा गर्व से ऊंचा हो गया कि अहिंसक आंदोलन हो तो ऐसा हो। गांधी के सिद्धांत को एक नया आयाम देना इस किसान आंदोलन का सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ा गुण। और सरकारें क्या कर रही हैं? उत्तर प्रदेश से खबर आई कि उन्होंने किसानों के ट्रैक्टरों को पेट्रोल देना बंद कर दिया, सॉरी डीजल देना बंद कर दिया। सारे पेट्रोल पंप को यह आदेश भेजा है उत्तर प्रदेश ने कि किसी भी ट्रैक्टर को डीजल दिया जाए ताकि वो चल न पाए, और जो चले बहुत सारे लोग उनको उनके जिले में ही रोक दिया गया। उन किसानों ने वहीं सत्याग्रह धरना शुरू कर दिया। अलीगढ़ से खबर आई कि वहां धरना हो रहा है, बहुत सारे दिनों से बिजनौर से खबर आई वहां धरना हो रहा है, सहारनपुर से आ रही। किसान जहां आप रोकते हैं वहीं बैठ जाते हैं, वहीं धरना शुरू कर देते हैं। आसपास के लोग उनके पास चाय पहुंचाते हैं, पानी पहुंचाते हैं, सर्दी में ओढ़ने के लिए
रजाई और कंबल दे रहे हैं, कहां कहां से लोग कंबल बांटने आ रहे हैं। हमारा स्वनामधन्य मीडिया, जिसे भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है, वो नहीं दिखा रहा है। लेकिन वो फोटो अभी जब तक सोशल मीडिया पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में नहीं जाता, तब तक फोटो आ रहे हैं, फोटो बता रहे हैं कि कितना ज्यादा पुनर्जागरण भारतीय गांव में हो गया है। फ्रेंच का शब्द है रेनासा, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इस्तेमाल हुआ था। रेनासा पुनर्जागरण, अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने विचारों के प्रति पुनर्जागरण। और मुझे लगता है भारत के लिए ये शब्द रेनासा बहुत सही है। इस समय भारतीय गांव में किसान अपने को दोबारा देख रहा है, अपनी अस्मिता को दोबारा देख रहा है, अपने परिवार को दोबारा देख रहा है, देश के लोकतंत्र को दोबारा देख रहा है, देश के मूल्यों को दोबारा देख रहा है, इवेल्युएट कर रहा है। मन में क्या फैसला कर रहा है, लेकिन अभी तो किसान हाथ जोड़ के ये कह रहा है कि सरकार बहादुर, प्रधानमंत्री जी, हमारी बात को सुनिए और हमारी बात सुनकर के जो आपने तीनों काले कानून बनाए हैं इन्हें रद्द कीजिए, क्योंकि ये न देश के हित में है न किसानों के हित में है। ये देश में भुखमरी पैदा कर देंगे अगर पूंजीपतियों के पास, बड़े पैसे वालों के पास, मैं फिर नाम ले रहा हूं, अडानी साहब और अंबानी जैसों के पास अगर आपने अधिकार दे दिया कि अनाज जितना भी चाहो तुम इकट्ठा कर सकते हो और गोडाउन में भर सकते हो, तुम्हारे ऊपर कोई धारा नहीं लगेगी। क्योंकि आजादी के बाद होर्डिंग का कानून जमाखोरों के खिलाफ एक इस्तेमाल कम होता था, लेकिन एक तलवार थी हमारे डर की, वो डर भी आपने खत्म कर दिया। सीधा कह दिया जितनी होर्डिंग कर सकते हो, देश के अन्न के व्यापार में लगे लोग होर्डिंग कर लो। क्या ये देश प्रेम है? ये सवाल किससे पूछा जाना चाहिए? शायद पूरी सरकार से पूछा जाना चाहिए। और इसी का जवाब किसान दे रहे हैं। ये हमारे हित में नहीं है, हमारे गांव के हित में नहीं है, किसानों के हित में नहीं है, देश के किसी व्यक्ति के हित में नहीं है, सिर्फ ब्लैक मार्केटियर के हित में। किसान कह रहे हैं जिस बात को सरकार को कहना चाहिए, जो जनता के हितों की रक्षक है, वो नहीं कह रही है, किसान कह रहे हैं। और किसान जब लोग पूछ रहे हैं कि आपका टकराव होगा, उनका किससे टकराव होगा? दिल्ली की सड़कों पे कोई वो माइंस बिछी हुई है क्या? जब दुश्मन हमला करके घुसता है तो जिस देश में घुसता है उसकी सेनाएं माइंस लगा देती हैं कि वहां से जाएंगे तो ब्लास्ट होगा। उन्होंने कहा, आज किसानों ने बहुत मजे की बात कही, उन्होंने कहा कि ये जो सारे देश से किसान आ रहे हैं और 1 लाख से 2 लाख के बीच जो ट्रैक्टर आएंगे, वो भी तो देखें दिल्ली की सड़कें कितनी चिकनी है, सपा है, इतना भी गड्ढा नहीं है। तो उन्हें पता चलेगा कि गाँव में तो गड्ढे ही गड्ढे हैं, हम रहते ही गड्ढों में हैं। चाहे वो सड़कें हों, छोटी सड़क हो, बड़ी सड़क हो, गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं, ये पता नहीं चलता। ये आज किसानों ने कहा और सुन के मुझे लगा कि देखिए ये होती है समझ, जो इस देश के राजनेताओं को नहीं है, एमएलए को नहीं है, सांसदों को नहीं है, मंत्रियों को नहीं है, बुद्धिजीवियों को नहीं है, और मीडिया के लोगों को तो है ही। वो कह रहे हैं हम चाहते हैं कि किसान ट्रैक्टर लेके आए, उनके ट्रैक्टर भी तो इसमें घूमे। आज उन्होंने पूछा ये एनजीटी कहाँ है जिसने 10 साल पुराने ट्रैक्टर रिटायर किए? हम कोई पूंजीपति हैं जो हर 10 साल में ट्रैक्टर बदलेंगे? क्योंकि हमारे तो 50 साल पुराने भी ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पे घूमेंगे और देखेंगे कि बिना गड्ढे वाली सड़कें कैसी होती हैं। कुछ उत्साही किसानों ने अपने ट्रैक्टर को एक आंसू गैस प्रतिरोधी या लाठी प्रतिरोधी या बनाने की कोशिश की है। तो किसान है, दिमाग उनका चलता है, फसल कैसे उगानी है, जानवरों से फसल की रक्षा कैसे करनी है, ये कौन बताता है? हिंदुस्तान का किसान अपने दिमाग से उसका तरीका तय करता है। किसी भी प्रदेश में जंगली जानवरों को मारने की मनाही है। एक नील गाय नाम का जानवर होता है जिसके साथ गाय शब्द जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश की सारी फसल वो चौपट कर जाता है। मुख्यमंत्री गाय प्रेमी है, किसान प्रेमी नहीं है। पहले नीलगाय का शिकार हो सकता था, अब वो कानूनन बंद हो गया है, क्योंकि नीलगाय को गाय की
प्रजाति शामिल कर दिया। सैकड़ों एकड़ खेती नील गायों का झुंड चलता है और वो चर जाता है। फिर किसान के सामने आत्महत्या से बचने का कोई रास्ता नहीं बचता दिखाई देता। उसे बहुत सारे लोग खत्म हो जाते हैं कि हमने इतनी मेहनत से फसल पैदा की और जंगली पशु आके उसे चर गए, नष्ट कर गए। ये सरकार की चिंता नहीं है। सरकार की चिंता है किसानों को डीजल मत दो ताकि वो दिल्ली न पहुंच सके, अपनी बात न कह सके। ये कैसी सरकार है? ये किसकी सरकार है? ये जनता की सरकारें नहीं लगती, ये उनकी सरकारें लगती। इसे हम कहते हैं ये धनवान हैं, ये बाहुबली हैं, ये बड़े व्यापारियों से चंदा लेने वाले लोग हैं और उन्हीं की राय से कानून बनाते हैं। किसान आरोप लगा रहे हैं कि जो तीनों कृषि कानून हैं, ये कृषि कानून तो पूंजीपतियों ने बनवाए हैं, सरकार ने नहीं बनाए, क्योंकि सरकार ऐसे बना ही नहीं सकती। जो देश के लोगों के प्रति जिम्मेदार हो, वफादार हो, कैसे बना सकती है? तो ये पूंजीपतियों ने जो 20,000 करोड़ रुपए खर्च करके सरकारें बनवाई हैं, उनके लिए ये कानून बन रहे हैं। और किसके लिए बन रहे हैं, किसके उस पर असर किसका पड़ेगा और न किसके ऊपर उसका असर पड़ेगा? देश के किसानों के ऊपर, देश के रहने वाले लोगों के ऊपर, देश के गरीबों के ऊपर, यानी 70% से ज्यादा लोगों के ऊपर उनका असर पड़ेगा। अगर ये होर्डिंग हो जाएगी, और होर्डिंग को रोकने का प्राविधान सरकार ने खत्म कर दिया है। अगर ये तीनों कानून खत्म होते हैं तभी वो जन को दोबारा अधिकार मिलेगा कि होर्डिंग के खिलाफ वो सरकार को खबर करे कि इसने इतने हजार टन अनाज छुपा के रखा है और कहीं बाजार में अनाज नहीं है। अगर ये नहीं खत्म होते तो वो कहीं कुछ नहीं कर सकता। फिर शिकायत करने जाएगा, पुलिस उसे ही बैठा लेगी कि तुम कानून के खिलाफ काम कर रहे हो। हाँ, इस देश में आप लोगों को किस चीज के लिए उकसा रहे हैं? लेकिन आज की टिप्पणी बॉम्बे हाई कोर्ट की सलाम। आज किसानों के जज्बे को, हौसले को, उनकी समझ को प्रणाम। ऐसा होता है लोकतांत्रिक देश का किसान, जो कहता है हम आपको न गाली देंगे, न हम आपके ऊपर हमला करेंगे, हम तो बस घूमेंगे। और मुझे लगता है वो करीब 70, 80 या 100 किलोमीटर लंबा जुलूस होगा। कम से कम 1 लाख और ज्यादा से ज्यादा 2 लाख किसानों का जुलूस, ट्रैक्टर मार्च, उसके पीछे अगर मोटरसाइकिलें चली तो फिर कोई सीमा ही नहीं। और अगर पुलिस किसानों की मदद लेगी उसे कोई परेशानी नहीं होगी। अगर किसानों की मदद नहीं लेगी तो आज किसानों ने कहा कि फिर ये किसान हैं, उन्हीं की राजधानी है, वो कहाँ चले जाएंगे, कहाँ घूमेंगे, हमें नहीं पता। फिर वो पार्लियामेंट भी देखने जा सकते हैं। कितनी सभ्य भाषा में उन्होंने कहा कि हमें घूमने दीजिए, नहीं तो वो दिल्ली जो आता है वो इंडिया गेट देखता है, पार्लियामेंट देखता है, राष्ट्रपति भवन देखता है। किसान कह रहे हैं फिर किसान अगर इन जगहों का दर्शन करने लगे तो इसलिए आप हमारी मदद लीजिए। हम आपके 26 जनवरी में, जिसमें हमारी यात्रा निकलने वाली है, हम सुचारू रूप से निकालेंगे। और आप डीजल नहीं देंगे तो किसान कह रहे हैं कि हम धक्का देके अपना ट्रैक्टर ले आएंगे, हमें इतनी ताकत है, आप डीजल क्यों नहीं देने दे रहे हैं? मैं अभी उत्तर प्रदेश सरकार की खबर आई, शायद कल हरियाणा से भी आ जाए, कि डीजल देना किसानों को बंद कर दिया गया। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये अमानवीय है, अनैतिक है, अलोकतांत्रिक है, देश की जनता के खिलाफ फैसला है। मैं संतोष भारती शो को यहीं समाप्त करता हूं और आप निवेदन करता हूं कि आप नजर रखें सोशल मीडिया के ऊपर और देखें, छोटे छोटे लोगों ने अपने मोबाइल से क्लिपिंग्स डाल रखी हैं कि किस शान के साथ, किस शांति के साथ, किस अनुशासन के साथ ट्रैक्टरों की 200, 500, 500 ट्रैक्टर्स की लाइन है जो चलती चली आ रही, इधर उधर नहीं जा रहे हैं, 2 ट्रैक्टर एक साथ नहीं चल रहे हैं, लाइन। और जहां सड़क पूरी खुली है वहां 2-2 लाइनें भी चल रही हैं। लोग आ रहे हैं, तिरंगा झंडा लगा के आ रहे हैं, गाते आ रहे हैं,
आपने अगर देखा हो सोशल मीडिया पे कितने गाने बन गए किसानों के लिए, कितने गाने बन गए अन्नदाता अपने लिए बना लिए उनके बीच के कवियों ने, गायक गा रहे हैं उसको। देखिए तो आपको पता चलेगा कि गांव में जहां एक तरफ लड़ने का जज्बा है, वहीं दूसरी तरफ निवेदन के रूप में अपनी मांग पहुंचाने का कौशल भी उनके पास है। आज का प्रोग्राम ही समाप्त करते हैं और मैं बार बार कहता हूं, हमें मुस्कुराना चाहिए कि हमें हिंदुस्तान में, हम किसी ऐसे देश में नहीं हैं जहां की सरकार रिस्पॉन्सिव नहीं है। हम अभी भी मानते हैं कि हमारे यहाँ की सरकार रिस्पॉन्सिव है और किसानों की मांगों को सहानुभूतिपूर्वक सुनेगी और 26 से पहले या 26 के बाद ये फैसला करेगी तीनों कानूनों को रद्द किया जाए और एमएसपी को लेकर कानून बनाया जाए। तो मुस्कुराइए कि आप हिंदुस्तान में हैं। और मैं बार बार निवेदन करता हूं, बहुत से लोगों ने कर दिया, आज एक ने मुझे बताया कि हम सवेरे अपने यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के यहाँ गए, उनके हमने पैर छुए और मुस्कुरा के उनका हालचाल पूछा, बहुत अच्छा लगा। आपसे भी कह रहा हूं, अगर कोई जीवित शहीद हमारे यहाँ है जिसने आजादी के आंदोलन में भाग लिया है, उसके यहाँ जाइए, उसके पैर छुइए, उसका हालचाल पूछिए, उससे उसकी कहानियां सुनिए कि आजादी के आंदोलन की कहानियां आप कहने वाले खत्म हो रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जब आप दूसरे को मुस्कुरा के देखेंगे तो आपका भी भाग्य आपके ऊपर मुस्कुराएगा। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। जय हिंद।